हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी का चौथा पार्ट, जिसका नाम है जलवायु, उसका आज दूसरा पार्ट लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, ये बनते कैसे हैं, गर्म हवाएं कैसे ऊपर जाती हैं, ठंडी हवाएं कैसे नीचे रहती हैं, कैसे निम्न वायुदाब क्षेत्र स्थापित होता, कैसे उच्च वायुदाब। फिर हमने ग्लोब बनाया। ग्लोब में आप लोगों को बताया कि भारत में कब निम्न वायुदाब क्षेत्र, कब उच्च वायुदाब क्षेत्र स्थापित होता है। ये सब चीजें हमने बताई। उसके बाद हमने आपको जलवायु और मौसम दोनों की परिभाषाएं बताई, दोनों के बारे में समझाया, दोनों में विशेष अंतर क्या है वो बताया। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं जलवायु और इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं या उनसे जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। जब हम इसको पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि 1 से लेकर 3 चैप्टर तक हमने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं, उन कारकों को आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। जलवायु है, हमने जलवायु पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम पढ़ेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या रिएक्टेंट। ठीक है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, तो उनको हमने एक शब्द में पिरो दिया है। तो हम लोग देखेंगे जल वायु को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। ठीक है, जिन्हें हम LANDFORMS के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको हम लैंड फॉर्म के नाम से जानते हैं। ये एक शॉर्टकट है। इस एक एक शब्द का अपना अलग अलग मीनिंग है। जैसे L फॉर लेटीट्यूड, A फॉर एल्टीट्यूड, N फॉर नियरनेस ऑफ द सी, D फॉर डायरेक्शन ऑफ विंड, F फॉर फॉरेस्ट हो गया, O फॉर ओशियन करंट हो गया, R फॉर रेन हो गया, M फॉर माउंटेन हो गया और S फॉर सॉइल यानी कि मिट्टी। इन सभी चीजों से हमारी जलवायु जिस तरह प्रभावित होती है हम वो चीजें पढ़ेंगे। तो इन एक एक शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लैंड माने जमीन, फॉर्म्स मतलब इस फॉर्म में है, अगर लैंड फॉर्म ये याद कर लोगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। यानी कि 7-8 प्रकार, कितने प्रकार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जलवायु को प्रभावित करने कितने कारण हैं, 9। एक एक कारण के बारे में हम लिखेंगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला हो गया एल। एल फॉर लेटीट्यूड। क्या हो गया, लैटीट्यूड। लैटीट्यूड इसको हम अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश। पहला हो गया आपका। दूसरा आपका क्या लिखा है दोस्तों, ए माने एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब होती हिंदी में ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तीसरा आपका क्या हो गया, नियरनेस ऑफ द सी, NEARNESS, नियरनेस ऑफ द सी यानी समुद्र तट से समुद्र तट से निकटता, समुद्र तट से निकटता। ठीक है दोस्तों, चौथा आपका हो गया डी,
इसको एन ऐसे लिख देते हैं। तो डी मतलब हो गया डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड यानी कि पवनों की दिशा, पवन की दिशा यानी हवा की दिशा। तो हम ऐसे लिख लेंगे पवन की दिशा यानी कि हवा की दिशा। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो जो पांचवा कारण है एफ, एफ मतलब क्या है फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों वन, यानी कि अक्षांश से भी जलवायु प्रभावित होती है, ऊंचाई से भी आपकी जलवायु प्रभावित होती है, समुद्र तट से निकटता से भी आपकी जलवायु प्रभावित होती है, पवनों की दिशा से भी आपकी जलवायु प्रभावित होती है, वन से भी आपकी जलवायु प्रभावित होती है। छठवां फॉर्म हो गया आपका ओ, ओशियन करंट। ओ से क्या हो जाएगा OCEAN, ओशियन, CURRENT मतलब समुद्रिक जलधारा, समुद्र की जलधारा, समुद्र की जल धारा। ठीक है, सातवां टाइप आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 आर माने रेन, रेनफॉल, RAIN, रेनफॉल यानी कि वर्षा, वर्षा से भी आपका जलवायु प्रभावित होता है। एम मतलब माउंटेन, हम यहां लिख देते हैं आठवां, एम फॉर माउंटेन, MOUN, माउंटेन माने पहाड़ या पर्वत, आप कुछ भी कह लीजिए। नौवां आपका हो गया SS मतलब सॉइल, सॉइल मतलब आपकी हो गई मिट्टी। ठीक है, तो आइए जलवायु को प्रभावित करने वाले जो 8 कारक हैं, इनमें से आज हम हाँ 9 कारक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आज हम सिर्फ 4 कारक पढ़ेंगे। कितने? 1 2 3 4 5। आज हम सिर्फ 5 कारक पढ़ेंगे, कल हम 6 7 और 8 9 यानी कि टोटल 9 कारक हैं। इसमें कितने टाइप है? 9 है। तो आज हम 5 पढ़ लेंगे, कल हम 4 पढ़ लेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ना सब पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, और समझ में भी आपके नहीं आएगा, सारी चीजें अगर एक ही वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि हम कैसे प्रभावित होते हैं। जब गर्मी पड़ेगी तो हम प्रभावित हो गए, ठंडी पड़ी तो हम प्रभावित हो गए, वर्षा हुई तो हम प्रभावित हो गए, खाना खाने बैठे उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होगी तो भी हम प्रभावित हो गए, हम खाना खाने बैठे उसमें नमक की मात्रा नहीं है तो भी हम प्रभावित हो गए। वैसे भी जो हमारा जलवायु है, अगर तो उसके लिए चाहे अक्षांश हो, चाहे ऊंचाई हो, समुद्र तल से निकटता हो, पवन की दिशा हो, वन हो, समुद्र की जलधारा हो, वर्षा हो, पहाड़ और मिट्टी हो, इन सभी से हमारी जलवायु क्या होती है दोस्तों? प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये 9 चीजें हमारे जलवायु को किस तरह से प्रभावित करती हैं, हमें इसमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो आइए एक एक बार सब देख लेते हैं। एल फॉर होता है लेटीट्यूड, लेटीट्यूड का हिंदी में मतलब होता है अक्षांश। क्या होता है दोस्तों? अक्षांश। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एल फॉर लेटीट्यूड, लेटीट्यूड मतलब अक्षांश, यानी कि ये आपकी देशांतर रेखा और ये आपकी अक्षांश रेखा है, तो ये आपकी अक्षांश रेखा होगी। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई, जब जहाज आसमान में उड़ता है तो जो ऊंचाई मापते हैं उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। पूछा जाता है ना कितने एल्टीट्यूड पर हो। अगला आपका हो गया नियरनेस ऑफ द सी, यानी कि जो भी स्थल क्षेत्र है वो समुद्र से कितना पास है और कितना दूर है। एन मतलब क्या हो गया दोस्तों? नियरनेस। ठीक है, डी मतलब क्या हो गया दोस्तों? डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी कि पवनों की दिशा, यानी कि हवा की जो दिशा है वो किधर है, उससे भी जलवायु में फर्क पड़ता है। ठीक है, एफ मतलब क्या होगा? फॉरेस्ट, यानी कि वन, वन क्षेत्र है या नहीं है, उससे भी जलवायु का फर्क पड़ता है। आगे ओ मतलब ओशियन करंट, ओ मतलब ओशियन करंट यानी समुद्र की जल धारा। समुद्र में 2 तरीके की जलधारा बहती है, एक है गर्म जलधारा और एक है ठंडी जलधारा, जिसको एल लीना या ला लीना के रूप में हम इसमें समझेंगे। तो इसमें उदाहरण देखें हम अच्छे से, आपको पेरू और इक्वाडोर का तट जो दक्षिण अमेरिका राज्य में है वो हम बताएंगे आपको। अगला हो गया आपका आर, आर मतलब हो गया रेनफॉल, यानी कि वर्षा, वर्षा से कैसे हमारी जलवायु प्रभावित होती है हम आपको ये भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला हो गया एम, एम मतलब माउंटेन। हमने आपको बताया था कैसे भारत के नक्शे में उत्तर में हिमालय पर्वत है,
ट्रांस साइबेरिया से आने वाली हवाओं को रोकता है, भारत को बर्फबारी से बचाता है, पूरे उत्तर भारत को। ठीक है ना दोस्तों, ये शुरू के चैप्टर में हमने पढ़ाया था, बताया था ना कि जब आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों को चीजें पुरानी मिलती मिलती चली जाएंगी। और अगला हो गया आपका एस। एस मतलब मिट्टी, यानी कि मिट्टी कैसे प्रभावित करती है। तो आइए हम सारी चीजें मिटा देते हैं, हम लेटीट्यूड से शुरू करते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलिए, लेटीट्यूड यानी कि अक्षांश। क्या हो गया दोस्तों? अक्षांश रेखा, यानी कि हम एक तरीके से ग्लोब बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? ग्लोब। ग्लोब में ये हो गया भूमध्य रेखा। क्या हो गई? काल्पनिक रेखा, यानी कि भूमध्य, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और ये हो गई आपकी मकर रेखा। क्या हो गई? मकर रेखा। और ये आपकी हो गई कर्क रेखा, सॉरी गलत हो गया, ऊपर वाली कर्क रेखा रहेगी, नीचे वाली मकर रेखा, ऊपर वाली कर्क रेखा और नीचे क्या है? मकर रेखा। भारत इसी कर्क रेखा में उपस्थित है। अब इससे हम भारत को निकालते हैं बाहर। इस तरीके से हम भारत का नक्शा जल्दीबाजी में बना देते हैं। कर्क रेखा यहां से ऐसे गुजरती है। ये कौन सी रेखा दोस्तों? कर्क रेखा। कर्क रेखा, देखो ये कर्क रेखा है, यानी कि भारत का जो दक्षिणी भाग है वो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में है। यानी कि जब सूरज भूमध्य रेखा पर होता है तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और मकर रेखा पर तिरछी। एक चीज समझ में आया? लेकिन जब वहीं सूरज उत्तरायण होता है, यानी उत्तर की तरफ, सूरज कर्क रेखा पर आ गया तो कर्क रेखा पर यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, तो यहां पे क्या स्थापित हो जाता है? निम्न वायुदाब। क्या स्थापित हो जाता है? निम्न वायु दाब। यानी कि यहां की हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है, तो ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवाएं यहां आती हैं। कहां आती हैं? यहां आती हैं। और उत्तर पश्चिम की तरफ ऐसे जब ऐसे ऊपर से आ रही हैं तो बायां ये हो गया, दाहिना ये हो गया, यानी दाहिने तरफ घूम जाती है फेरल के नियम के अनुसार और भारत में प्रवेश कर जाती है। तो जहां निम्न वायुदाब क्षेत्र बना हुआ था वहां पर कैसा वायुदाब क्षेत्र बन जाता है? निम्न वायुदाब क्षेत्र को वो कंट्रोल करने आ जाती है। तो जो वहां से हवा गर्म होकर ऊपर उठी है तो वहां पे वो ठंडी हवाएं आ जाती हैं। तो इस तरीके से अक्षांश से हमारे यहाँ प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस अक्षांश और जैसे कि ये 0 से स्टार्ट हुआ, 90 डिग्री अक्षांश में जाएंगे तो ये ध्रुव है। यहाँ पे क्या है? बर्फ है। यहां से जब इधर 90 डिग्री अक्षांश में जाएंगे तो ध्रुव क्या है? बर्फ है। यानी कि 0 से लेकर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तापमान वैसे वैसे कम होता चला जाएगा। यानी कि पृथ्वी की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, सूर्य से आपकी दूरी धीरे धीरे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे ऐसे मौसम गर्म से ठंडा होता आपका चला जाएगा। तो इस प्रकार अक्षांश से जलवायु में प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता? पड़ता है। ये चीजें आपकी समझ में आ गई दोस्तों। अब एल हो गया, अगला है ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई। अगला सेकंड टॉपिक है आपका ए। ए फॉर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। ऊंचाई, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहाड़ है या पर्वत है उसके शिखर पर, कहां पर दोस्तों? उसके शिखर पर बर्फ जमा होता है। क्या जमा होता है दोस्तों? बर्फ। कहां पर? शिखर पर। और हम भी इसी पृथ्वी पर हैं लेकिन हमारे ऊंचाई पर यानी सर पे बर्फ जमा नहीं है। ऐसा क्यों? जब पृथ्वी की आधार रेखा से, यानी ये पृथ्वी है, इसकी आधार रेखा है, इससे हम 4000 से
4400 मीटर ऊंचाई तक जाते हैं, ठीक है ना। 4000 से 4400 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, तो उसके ऊपर जो भी जल है वो हमें बर्फ के रूप में मिलता है, यानी कि इसके ऊपर टेम्परेचर शून्य हो जाता है। यानी कि अगर आप 165 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, तापमान गिर जाता है। यानी कि पृथ्वी से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा, पृथ्वी से जैसे नीचे आएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। यानी कि ऊंचाई से जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, ये सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत पे जो एक चोटी है एवरेस्ट, वो 8848, कहीं कहीं 50 मीटर लिखा हुआ है, वो यानी कि 4400 मीटर के ऊपर है। तो वहां पर बर्फ जमा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ग्लेशियर है, जैसे बिस्फार, बालतोर, सियाचिन ना, तो वहां पे बर्फ जमा। इसका मतलब क्या हुआ? ऊंचाई का प्रभाव पड़ता है। अब दक्षिण भारत में जो चोटियां पाई जाती हैं वो 150, 800 से 2000 के बीच में दक्षिण भारत में जो पर्वत पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है वो 4400 या 4000 मीटर से नीचे है, तो उनमें बर्फ नहीं जमेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊंचाई से भी जलवायु में प्रभाव पड़ता है। ये चीजें आपके समझ में आई? ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब लिखने को कहीं आए तो आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं, अगर आप चीजों को समझ रहे हैं तो। 2 हो गया। तीसरा आपका हो गया एन। दोस्तों तीसरा क्या हो गया? एन। एन मतलब होता है नियरनेस ऑफ द सी, नियरनेस ऑफ द सी, यानी समुद्र तट से समीपता। हिंदी क्या हो जाएगी इसकी? समुद्र तट से समीपता, मतलब समुद्र से कौन कितना समीप है, कौन कितना दूर है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या है? भारत है। इधर आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और ये आपका क्या है? अरब सागर। इधर क्या है? अरब सागर। ये इधर आपका अरब सागर है। इधर आपका हिंद महासागर है। क्या है? हिंद। यहां ऐसे लिख देते हैं, हिंद महासागर। हिंद महासागर। चलो इस तरह से हमने बता दिया। ये आपका स्थल हो गया, ये आपका जल हो गया। दो चीजें हैं, दो पॉइंट है, उनको समझना है। इसमें यहां लिख देते हैं, एक है स्थल, स्थल भाग, दूसरा है जल भाग। ये आपका जल भाग हो गया और ये आपका स्थल भाग हो गया। ये आपका जल भाग हो गया, ये आपका जल भाग हो गया। तो जल भाग की क्या विशेषता है और स्थल भाग की क्या विशेषता है, ये आप जान लीजिए, तब ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा। जैसे कि जो स्थल है, स्थल यानी ये स्थल जल्दी गर्म होता है। क्या होता है दोस्तों? जल्दी गर्म होता है। और क्या खासियत है? जल्दी ठंडा भी होता है, जल्दी ठंडा भी होता है। ठीक है, जल्दी गर्म भी होता है तो जल्दी ठंडा भी होता है। ठीक है, अब इस जल भाग की क्या विशेषता है? जल भाग देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। ठीक है, ये देर से गर्म होता है। और क्या विशेषता है इसकी? देर से ठंडा होता है, देर से ठंडा होता है। ठीक है, स्थल भाग की क्या विशेषता है? ये जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। जल भाग की क्या विशेषता है? ये देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। स्थल भाग, जब सुबह आप सो के उठे, गर्मी का दिन है,
तो आप इसको बांट दो, ये आपका उत्तर भारत हो गया और ये आपका दक्षिण भारत हो गया। मान लीजिए सूर्य उत्तरायण है, क्या है, सूर्य उत्तरायण है, ये ग्लोब है, ये आपका अक्षांश हो गया, नीचे मकर रेखा, ऊपर कर्क रेखा, सूर्य यहां पर है उत्तरायण, यानी कि सॉरी हम इसको मान लेते हैं सूर्य दक्षिणायन, यानी कि सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ रही हैं, मकर रेखा पर, लेकिन कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं। तो अगर यहाँ पे ऐसे भारत होगा तो कर्क रेखा के नीचे वाला भारत और कर्क रेखा के ऊपर वाला भारत, दो चीजें हैं, यानी कि कर्क रेखा के ऊपर में उपोष्ण जलवायु है, कैसी है, उपोष्ण जलवायु, कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। इसलिए भारत की जो जलवायु है उसे मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो अब जब सूर्य, यहां ध्यान से देखिए, जब सूर्य मकर रेखा पर है तो मकर रेखा पर ज्यादा गर्मी और कर्क रेखा पर कम गर्मी, लेकिन कर्क रेखा, ये मान लीजिए आपकी कर्क रेखा है, तो सूर्य की डायरेक्ट किरणें यहां पड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पड़ रही, बहुत तिरछी जा रही, यानी कि इस क्षेत्र में ज्यादा गर्मी और इस क्षेत्र में कम गर्मी ठंडी के दिनों में। तो ठंडी के दिनों में क्यों, क्योंकि जब दिन था, ठीक है, यहां जब दिन था तो दिन में स्थल क्या हो गए, जल्दी गर्म हो गए, और जब स्थल जल्दी गर्म हो गए और रात में जल्दी ठंडे हो गए, ठीक है, और ये देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा, तो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ठंडी के दिनों में इन्हें कम ठंडी तथा गर्मी के दिनों में इन्हें कम गर्मी महसूस होती है, ठीक है। ये रहा नियरनेस ऑफ द सी। लेकिन जो बीच के क्षेत्र हैं, उत्तर भारत का तटीय मैदान, सॉरी उत्तर भारत का मध्य मैदान, यहाँ पे गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी तथा ठंडियों में बहुत अधिक ठंडी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्थल यानी कि जल भाग का जो प्रभाव है देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ स्थल का प्रभाव देखने को मिलेगा, ये जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा, और जल होता तो जल के माध्यम से इसको बराबर किया जा सकता था, लेकिन जल वाला प्रभाव नहीं लगेगा क्योंकि जल यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन जो तटीय इलाके हैं वहां पे ये काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका समझ में आया। तीसरा, चौथा है डायरेक्शन ऑफ द विंड। चौथा आपका क्या है, डी। चौथा है तो डायरेक्शन ऑफ द विंड, यानी कि पवनों की दिशा। पवनों की दिशा, ठीक है, पवनों की दिशा से भी जलवायु प्रभावित होती है। यानी कि देख लीजिए, जैसे कि ये आपका भारत है, एक रफली हम बना दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका भारत है, ठीक है, तो और ये आपका ग्लोब है, ठीक है, और ये आपका भूमध्य रेखा है, ये आपकी मकर रेखा और ये आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा ऊपर है, मकर रेखा नीचे, बीच में भूमध्य रेखा है। जब यहां से पौने ऐसे बढ़ी, ऐसे बढ़ी और अपने, और यहां से पौने ऐसे बढ़ी, ठीक है, फिर ये ऐसे घूम गई, ऐसे, फिर ये ऐसे घूम गई, कैसे, ऐसे, अब फिर ये ऐसे घूम गई, यानी कि भारत में जा रही है। अगर ये हवा भारत में नहीं जाएगी, निम्न दाब या उच्च दाब के माध्यम से, ये हवाएं कैसे अपना नियम बदलती हैं, कोरियोलिस बर्ड, योरिस बल, या इसको बोलते हैं फेरल, फेरल का नियम।
अगर ये हवाएं ना चले और अपनी दिशा परिवर्तित ना करें तो भारत में क्या होगा, जलवायु में इससे प्रभाव नहीं होगा। लेकिन ये चलती हैं, फेरल के नियम या सिद्धांत का पालन करती हैं, और हवाएं जब दिशा बदलती हैं तो उसकी वजह से भारत में जलवायु प्रभावित होता है। ठीक है, अब भारत में जो हवाएं चलती हैं तो वो हवाओं से कैसे होता है, तो जो शीत ऋतु में दोस्तों, क्या शीत ऋतु, और आगे ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों ऋतुएं हैं, तो उससे भी इसमें प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कुछ कांसेप्ट याद आ रहा था बताने के लिए, लेकिन सोचे हम उसको आगे बताएंगे। अगला क्या है, एफ। एफ मतलब है फॉरेस्ट। पांचवा क्या है, एफ। एफ मतलब फॉरेस्ट यानी कि वन। ठीक है, वनों से जलवायु में कैसे प्रभाव पड़ता है ये भी देखने वाली बात है। ठीक है, वन जो है वो वायु के माध्यम से वर्षा कराते हैं। वन भी वर्षा का प्रमुख कारण में से गिने जाते हैं, तो इसलिए वन से भी जलवायु प्रभावित होती है, क्योंकि इससे वर्षा होती है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं अमेजन वर्षा वन, भारत का फेफड़ा। इस प्रकार हमने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में जो 9 कारक थे उनमें से हमने कितना, एल माने लेटीट्यूड माने ऊंचाई, ए माने एल्टीट्यूड, सॉरी एल माने लेटीट्यूड यानी कि अक्षांश, ए माने एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, एन माने नियरनेस ऑफ द सी यानी समुद्र तट से समीपता, डी माने डायरेक्शन ऑफ विंड, एफ मतलब फॉरेस्ट। हमने इतनी चीजें आपको बता दी। कल हम ORMS इसको पढ़ाएंगे और इसके बाद भारत में ऋतुएं और वर्षा कैसे होती है ये पढ़ाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।